और आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर। सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरे रहा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है। दिल्ली यमुना का कहर झेल रही है। आगरा भी इससे अछूता नहीं है। आगरा में यमुना की लहरों ने अब दुनिया के 7 अजूबों में शुमार ताजमहल को भी घेरना शुरू कर दिया है। यमुना का बढ़ा जलस्तर इसके पीछे तक पहुंच गया है और ताजमहल की बाउंड्री को छूने लगा है। यमुना किनारे बने ताजमहल को छूते यमुना के इस पानी को देखना अपने आप में दिलचस्प है। वैसे सिर्फ ताजमहल ही नहीं बल्कि आगरा में कई और ठिकाने हैं जो यमुना में आए पानी की वजह से अब तर हो गए हैं। दिल्ली के द्वारका इलाके में एक महिला पायलट और उसके पति से मारपीट का मामला सामने आया है। महिला पायलट और उसके परिवार पर एक नाबालिग बच्ची की पिटाई का आरोप था। बताया जाता है कि ये बच्ची महिला पायलट के यहाँ काम करती थी जहाँ उसके साथ क्रूर व्यवहार किया गया। इसके बाद गुस्साए लड़की के घर वालों ने महिला पायलट के घर पहले तो विरोध जताया, फिर उनकी पिटाई कर दी। पुलिस ने भी इस मामले में महिला पायलट और उसके परिवार के खिलाफ केस दर्ज किया है जिसमें कई धाराएं लगाई गई हैं। ये तस्वीर उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले की है जहां साइकिल चोरी करने के आरोप में एक युवक को लोगों ने पकड़ लिया। इसके बाद युवक के हाथ बांधकर उसकी पिटाई की गई। बताया जा रहा है कि युवक साइकिल चोरी करने के बाद उसे लेकर भागने के फिराक में था, लेकिन लोगों ने उसे दौड़ाकर पकड़ लिया जिसके बाद युवक को बांधकर रास्ते में ही पिटाई कर दी गई। हालांकि बाद में लोगों ने चोर को पुलिस को सौंपने की बजाय छोड़ दिया, लेकिन किसी ने इस घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। ये तस्वीर हरियाणा में फतेहाबाद जिले की है जहां बाढ़ के पानी को लेकर 2 गांवों में टकराव की नौबत आ गई। नतीजा इसे लेकर फायरिंग होने लगी। दरअसल बाढ़ के पानी को गांव में घुसने से रोकने के लिए 2 पक्षों में टकराव हो गया जिसके चलते असलहे निकाल लिए गए। इतना ही नहीं, गोलियां चलने से इलाके में तनाव भी पसर गया। दरअसल एक गाँव के लोग बाढ़ के पानी को घुसने से रोकने के लिए बांध बना रहे थे, तभी दूसरे गाँव के लोगों ने पहुंचकर इसका विरोध किया और बांध तोड़ने की कोशिश की जिसके बाद हालात बिगड़ गए। यूपी के लखनऊ में एक हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। ये घटना मलिहाबाद के काजीखेड़ा इलाके की है जिसमें एक कार कुछ बच्चों के ऊपर चढ़ गई। गनीमत ये रही कि इस हादसे में बच्चों को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन इस हादसे के बाद भी कार सवार की दबंगई नहीं थमी। लोगों के विरोध पर उसने उल्टा धमकाने की कोशिश की। हालांकि बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर एक ऐसी धोखाधड़ी से जुड़ी है जिसका शिकार आप भी हो सकते हैं। हो सकता है कि किसी रोज आपके पास व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल आए। कॉल में कोई जाना पहचाना चेहरा नजर आए। थोड़ी देर तक बातचीत के बाद जब आप निश्चिंत हो जाएं, तब आपसे मदद के नाम पर पैसे मांगे जाएं। लेकिन पैसे देने से पहले आपको ये बात याद रखनी होगी कि आप स्कैम के शिकार हो सकते हैं, क्योंकि फोन पर नजर आ रहा चेहरा हो सकता है कि फर्जी हो। एआई तकनीक के जरिए ऐसे फर्जी ऑडियो वीडियो बनाना आसान हो गया है जो असली लगते हैं। केरल में इसके जरिए ही एक शख्स को 40,000 रुपए का चूना लगाया गया है। लेकिन ये तो आगाज है, इसके शिकार आप या आपके आसपास के लोग ना हो, इसलिए जरूरी है कि इस पूरे मामले को लेकर हॉर्न बजाया जाए। ये खेल है चेहरा बदलने का, ये तरकीब है आवाज बदलने की। किसी एक के चेहरे पर दूसरे की सूरत यूं चस्पा हो जाती है कि पहचान बदल जाए। आप सोचेंगे कि ये फरेब है, लेकिन असल में ये तकनीक है और इस तकनीक का नाम है एआई, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। माना जा रहा है कि एआई दुनिया में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाला है। ये बदलाव जब होंगे तब होंगे, लेकिन अभी इसके गलत इस्तेमाल को लेकर दुनिया भर में चिंता है और ये चिंता बेसबब नहीं। केरल में आर्टिफिशियल तकनीक की मदद से एक आदमी को 40,000 रुपए का चूना लगाया गया है। मोबाइल फोन के जरिए इस तरह की धोखाधड़ी पहले अमेरिका और चीन में हो चुकी है, लेकिन हैरत की बात है कि भारत में स्कैमर्स ने इसका न सिर्फ इस्तेमाल किया बल्कि एक आदमी को धोखा देकर उसके पैसे लूटने में कामयाब रहे। ये फरेब कल आपके साथ भी हो सकता है, इसलिए जरूरी है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप फेक तकनीक को समझा जाए, इसके आपराधिक इस्तेमाल को लेकर हॉर्न बजाया जाए। पहले आपको बताते हैं कि केरल में ये धोखाधड़ी कैसे हुई।
कोझिकोड के राधाकृष्णन को एक अज्ञात नंबर से व्हाट्सएप वीडियो कॉल आया। कॉल पर जो शख्स मौजूद था वो हूबहू राधाकृष्णन के पूर्व सहयोगी जैसा नजर आ रहा था। हैरत की बात है कि उसकी आवाज भी राधाकृष्णन के पुराने सहयोगी से मिलती जुलती थी और उसने कुछ पुराने दोस्तों की चर्चा भी की। इसके बाद उस शख्स ने रिश्तेदार के इलाज के लिए 40,000 रुपए मांगे। पुराने सहयोगी की मदद करते हुए राधाकृष्णन ने ये पैसे ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिए, लेकिन जब दूसरी बार फोन करके उसी शख्स ने 35,000 रुपए मांगे तो राधाकृष्णन को शक हुआ। उन्होंने पुराने सहयोगी को फोन किया तो पता चल गया कि उनके साथ धोखा हुआ है। इसके बाद उन्होंने शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने जांच की तो पता चला कि जिस बैंक खाते में पैसे ट्रांसफर हुए वो महाराष्ट्र का है। खाते को फ्रीज कर दिया गया है, लेकिन अभी तक आरोपी की पहचान नहीं हो पाई है। लेकिन एक बात साफ हो गई है कि इसे एआई की मदद से अंजाम दिया गया। सोशल मीडिया से राधाकृष्णन के पुराने सहयोगी की तस्वीर ली गई, दोनों के कॉमन दोस्तों की जानकारी जुटाई गई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए वीडियो और उसकी आवाज का विश्लेषण किया गया और डीप फेक तकनीक से बिल्कुल असली दिखने वाला वीडियो बनाकर राधाकृष्णन से बात की गई। समझने वाली बात यह है कि डीप फेक तकनीक की मदद से किसी भी आदमी की शक्ल और आवाज की कॉपी की जा सकती है और ये इतना परफेक्ट हो सकता है कि असली और नकली का फर्क पता नहीं चले। केरल की तरह ही एक स्कैम पहले चीन में किया गया, जहां स्कैमर ने मदद के नाम पर एक शख्स से करीब 5 करोड़ रुपए ट्रांसफर करवा लिए। वहां भी स्कैमर ने पुराने दोस्त का चेहरा लगाया और इसके लिए एआई के फेस स्वैपिंग तकनीक का इस्तेमाल किया। जो चीन में हुआ, जो अब केरल में हुआ, वो कहीं भी किसी के साथ हो सकता है। ज्यादातर लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप फेक तकनीक से अनजान हैं, इसलिए उनके साथ स्कैम आसान है। जरूरी है कि लोगों को हॉर्न बजाकर इस नए तरह के फरेब से आगाह किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप फेक तकनीक के बारे में लोगों की जानकारी अभी कम है, लेकिन इसके जरिए धोखाधड़ी की शुरुआत हो चुकी है, इसलिए कुछ बुनियादी बातें समझनी जरूरी है। डीप फेक तकनीक में फेस स्वैपिंग या फेशियल रिनैक्टमेंट का इस्तेमाल होता है। साधारण भाषा में कहे तो एक नकली तस्वीर बनाई जाती है, लेकिन ये तस्वीर इसलिए असली नजर आती है क्योंकि इसमें एआई का भी इस्तेमाल होता है, जो बहुत ही बारीकी से एक चेहरे को दूसरे चेहरे पर फिट कर देता है। यहां तक कि फेक चेहरे के साथ फेक ऑडियो का मेल भी करा दिया जाता है। देखने पर आपको लगेगा कि कोई जान पहचान का आदमी ही है जो आपसे बात कर रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अब आपको यह समझना है कि एआई के जरिए होने वाली धोखाधड़ी से बचे कैसे। अगर अनजान कॉल में कोई आपका दोस्त या रिश्तेदार होने की बात कहता है, ये दावा कहता है और आप उसे अच्छी तरह पहचान नहीं पा रहे हैं, तो उससे कुछ ऐसे सवाल पूछिए जिसके जवाब आपका दोस्त ही जानता हो। किसी भी सूरत में ऐसे कॉलर को निजी जानकारियां या पैसे ना दें। अगर आपको शक है कि कॉल फेक है तो तुरंत बात बंद कर दें। अगर कोई आपका दोस्त होने का दावा करता है तो उसके नंबर पर कॉल करके सच्चाई जान लें। एआई की मदद से ठगी कितनी आसान है और इसका खतरा कितना बड़ा है, इस पर हमने बात की साइबर एक्सपर्ट पवन दुग्गल से। आज एआई का इस्तेमाल पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीकों से किया जाता है। साइबर क्रिमिनल्स के लिए अब एआई एक बहुत अच्छी खबर है। क्यों? क्योंकि एआई के माध्यम से वो नए नए प्रकार के साइबर क्राइम्स को इजाद कर सकते हैं, उसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो आज सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो रोल होता है एआई का, वो आपका ट्रस्ट जीतना होता है। तो आपको कॉल आएगी, कॉल में आपको वीडियो नजर आएगी आपके परिचित व्यक्ति की, आपके परिवारजन की। आप ध्यान से नहीं देखेंगे, लेकिन वो या तो डीप फेक वीडियो होगी, या वो मॉफ वीडियो होगी, या वो इस तरीके से एआई द्वारा बनाई गई होगी ताकि आपको कहीं ना कहीं छल कपट से आपके विश्वास को जीत लिया जाए। वीडियो कॉल के बाद अगर कोई व्यक्ति आपको बोल रहा है मुझे पैसे की जरूरत है, आप पैसा भेजिए, या इस लिंक पर क्लिक करिए, या कोई अपनी जानकारी भेजिए, तो तुरंत उस कॉल को आप डिस्कनेक्ट करिए। क्यों? क्योंकि जिसको आपका परिचय है, जो आपको अच्छी तरीके से जानता है, वो तुरंत फोन करेगा, वो वीडियो कॉल नहीं करेगा। और वो पैसे मांगेगा तो आपसे डायरेक्टली मांगेगा, वीडियो कॉल के माध्यम से नहीं मांगेगा। तो आज हम पूरी दुनिया भर में देख रहे हैं कि साइबर क्राइम की दुनिया में एक खलबली मच गई है। अगर आप डार्कनेट पर जाते हैं तो लोग वहां पर बेइंतहा तरीके से एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं फॉर एडिंग साइबर क्राइम एज अ सर्विस। तो आप लोगों को, हम सब लोगों को अब ज्यादा केयरफुल होना पड़ेगा, नहीं तो हम कहीं ना कहीं
चाहे कितने भी हम डिलीजेंट क्यों ना हो, एआई के शिकार हो जाएंगे और अल्टीमेटली साइबर क्राइम की जाल में फंस जाएंगे। केंद्र सरकार की तरफ से बेचे जा रहे टमाटरों की कीमत में 10 रुपए की कमी की गई है। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेस वे पर, जहां देश से जुड़ी कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। संसद के मानसून सत्र के लिए सरकार की तरफ से सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। इस बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। बताया जा रहा है कि सरकार इस सत्र में 31 विधेयक पेश कर सकती है। इसके साथ ही सरकार मणिपुर मामले में चर्चा के लिए तैयार हो गई है। वहीं विपक्ष प्रधानमंत्री से मणिपुर मामले में बयान चाहता है। मानसून सत्र के लिए विपक्ष के सभी गठबंधन दलों की बैठक भी होगी, जिसकी अगुवाई राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे करने वाले हैं। पाकिस्तान से आई सीमा हैदर और ग्रेटर नोएडा के सचिन से लगातार दूसरे दिन भी सेफ हाउस में पूछताछ की गई। माना जा रहा है कि इस पूछताछ में भी सीमा ने कई और खुलासे किए हैं। हालांकि इस बीच यूपी में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने कहा है कि हर चीज पर पैनी नजर रखी जा रही है। साथ ही उन्होंने यूपी में दाखिल होने पर बचाव में कहा कि किसी के चेहरे पर नहीं लिखा होता कि वह पाकिस्तानी है। सीमा को डिपोर्ट किए जाने के सवाल पर एडीजी का कहना है कि यह फैसला एजेंसियों को करना है। केंद्र सरकार की तरफ से बेचे जा रहे टमाटरों की कीमत में 10 रुपए की कमी आ गई है। अब ये 80 रुपए किलो की बजाय 70 रुपए किलो की कीमत पर बेचे जाएंगे। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय की तरफ से ये आदेश एनसीसीएफ और नेफेड को जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि अब टमाटरों की बिक्री 70 रुपए किलो की दर से की जाए। दोनों संस्थाओं की तरफ से दिल्ली एनसीआर में टमाटरों की खुदरा बिक्री 14 जुलाई से की गई थी, जिसके बाद 18 जुलाई तक कुल 394 मीट्रिक टन टमाटर बेचे जा चुके हैं। सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता श्री तलवाड़ को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने तीस्ता को नियमित जमानत दे दी है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने तीस्ता को गवाहों को प्रभावित नहीं करने और दूर रहने का आदेश दिया है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाई कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें उन्हें 1 जुलाई को नियमित जमानत रद्द कर तुरंत सरेंडर करने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने गवाहों को प्रभावित करने की सूरत में गुजरात पुलिस को सीधे सुप्रीम कोर्ट आने को भी कहा है। कोर्ट ने माना है कि उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल हो चुकी है और पूछताछ भी हो चुकी है, लिहाजा जमानत दे देनी चाहिए। देश के 3 राज्यों में 8 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं। ये गिरफ्तारी पिछले 24 घंटों के भीतर हुई है। सबसे ज्यादा बेंगलुरु में 5 संदिग्ध पकड़े गए हैं। सभी 5 आतंकवादियों के पास थे 4 वॉकी-टॉकी, 7 देशी पिस्तौल, 42 गोलियां, 2 खंजर, 2 सैटेलाइट फोन और 4 ग्रेनेड बरामद किए गए हैं। महाराष्ट्र में भी पुलिस ने पुणे से 2 इनामी आतंकियों को अरेस्ट किया है। हालांकि एक आतंकी फरार हो गया। पकड़े गए दोनों आतंकियों पर 5-5 लाख रुपए का इनाम था। पुणे के अलावा तीसरी सफलता बिहार के मोतिहारी में मिली। वहां एटीएस ने स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर पीएफआई के एक आतंकी उस्मान सुल्तान खान उर्फ याकूब को गिरफ्तार कर लिया। खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। विपक्षी मोर्चे के नए नाम पर गजब का सियासी घमासान है। इधर इंडिया नाम रखे जाने के बाद बीजेपी ने भारत की बात उठा दी है, तो उधर विपक्षी खेमे में भी नीतीश नाराज बताए जा रहे हैं। अब आसार है कि आगे कानूनी पेच भी फंस सकता है, क्योंकि दिल्ली के एक पुलिस थाने में इंडिया नाम रखे जाने पर शिकायत दर्ज करा दी गई है। लेकिन अहम बात यह है कि विपक्ष के मोर्चे और मोर्चे का नाम पर सियासी पारा फिलहाल हाई है। मजबूत इरादों के साथ मोर्चा बन गया। नपी तुली रणनीति के तहत नामकरण भी हो गया। इंडिया जीतेगा, लेकिन नाम इंडिया क्यों, इस पर जल्द ही संग्राम भी शुरू हो गया। दिलचस्प बात यह है कि विरोध खुद विपक्षी खेमे में है। बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार इंडिया नाम रखे जाने के पक्ष में नहीं थे। उनकी दलील थी कि किसी सियासी गठबंधन का नाम इंडिया कैसे हो सकता है, नाम रखना भी है तो हिंदी में रखा जाए। लेकिन जाहिर है कि उनकी बात नहीं मानी गई और चर्चा है कि लालू और तेजस्वी के साथ वो नाराज मुद्रा में पटना लौट गए। पार्टियों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी शामिल नहीं हुए। लेकिन हम लोग को जो भीतरी जानकारी मिल रही है कांग्रेस सूत्रों से, वो चाहते थे कि इसी बैठक में उनके लिए कन्वीनर का नाम तय हो जाए। वो कन्वीनर का नाम तय नहीं हुआ और नाम पर भी उनके मतभेद थे। ठीक है कि अंत में उन्होंने भी अपनी स्वीकृति दे दी होगी, लेकिन वो खुश नहीं थे। कल वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी, इसलिए लोग कह रहे हैं कि वो नाराज होकर चले गए। आपको नाम पे आपत्ति है, इंडिया नाम पे? इंडिया नाम नहीं कुछ नहीं। और तो मीटिंग में सब बात हुई है ना, सब तरह की बात हुई है, सारा तरफ से बात, सब लोगों का सुझाव आया और उसको लोग किया फाइनली और घोषित किया गया। उसके बाद हम लोग निकले, साथे सब खाना खाए हैं
और उसके बाद तो आप लोगों के यहाँ प्रेस के साथ मीटिंग होने वाली थी, तो हम लोगों ने कहा कि ठीक है और हमको जाने दीजिए। कहा तो ये भी जा रहा है कि विपक्षी एकता के सूत्रधार होने के बावजूद बेंगलुरु में लालू और नीतीश बैकग्राउंड में चले गए और कमान कांग्रेस के हाथ में आ गई। नीतीश को विपक्षी मोर्चे का संयोजक बनाए जाने की चर्चा थी, लेकिन इस पर भी सहमति नहीं बन पाई। तो क्या नीतीश खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं? ये इंडिया नाम हो या कोई नाम ले ले, ये लुटेरों को कभी जनता माफ नहीं करेगी। ये सारे लुटेरे हैं, अपना चेहरा बदल बदल करके। इसमें कहीं से नाराजगी का कोई प्रश्न ही नहीं है, बल्कि सहरा तो नीतीश कुमार को जाता है। खबर ये भी है कि इंडिया नाम रखे जाने पर लेफ्ट पार्टियों को भी हैरानी हुई, यानी नाम कुछ खास पसंद नहीं आया। इसकी एक वजह तो शायद ये भी है कि इंडिया नाम का प्रस्ताव और पुरजोर समर्थन ममता बनर्जी ने किया। बताया जा रहा है कि इस बैठक में ममता बनर्जी को न सिर्फ प्रमुखता मिली, बल्कि वो कांग्रेस नेतृत्व से ज्यादा करीब नजर आई। लेकिन ममता के यूं टेक ओवर करके आगे निकलने के अलग सियासी मायने भी हैं। टीएमसी ने मौका देखते उन्हें प्रधानमंत्री पद का दावेदार बता दिया। पश्चिम बंगाल कांग्रेस ने ममता बनर्जी पर सवाल उठाया तो टीएमसी ने उल्टे हड़का दिया। আমরা চাইবই তো আমাদের নেত্রী, আমাদের সিএম একজন বাঙালি যে হয়নি কখনো, তো আমরা তো চাইবো সেটা। মানে পরের স্টেপ অন্য কথা, কিন্তু চাওয়ার জায়গায় স্বপ্ন দেখাতে অসুবিধা নেই। মল্লিকার্জুন খাগড়ে বলেছেন না, কংগ্রেস প্রধানমন্ত্রী দৌড়ে নেই, তাহলে বিকল্প মুখ কাকে দেখে? তাহলে মমতা ব্যানার্জি। बंगाल में जो कांग्रेस का नेता है वो राहुल गांधी या सोनिया गांधी का खिलाफ जा सकता है? अगर जाएगा तो उसको जगह पार्टी का बाहर होगा। ममता को लेकर जैसा बवाल कांग्रेस में है, वैसी ही चिंता केजरीवाल को लेकर दिल्ली और पंजाब में है। कांग्रेस ने बाहें खोलकर केजरीवाल का स्वागत किया, लेकिन दिल्ली पंजाब में दोनों के दिल मिलने के आसार नहीं है। जब रिश्ते ऐसे हों तो सवाल है कि गठबंधन आगे कैसे बढ़ेगा। देखिए, एक परिवार के भीतर भी दो भाइयों में हो सकता है वैचारिक मतभेद रहे, दो बहनों में वैचारिक मतभेद रहते हैं, पति पत्नी में छोटे मोटे मतभेद रहते हैं, लेकिन जब परिवार पे हमला होता है तो सब परिवार वाले एकजुट हो जाते हैं कि परिवार ज्यादा बड़ा है, परिवार को बचाना है, आपसी मतभेद हम निपटाते रहेंगे, बाद में निपटा लेंगे। ये सारे के सारे लोग जो कि आके बेंगलोर में इकट्ठा हुए हैं, ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो राजनीति में चुकाए हैं, भ्रष्टाचार में डुबाए हैं और राजनीतिक क्षितिज के ऊपर भागे भगाए भी हैं। विपक्षी खेमे की खींचतान अभी जारी रहने वाली है, लेकिन मोर्चे के नाम पर बीजेपी ने भी वार करना शुरू कर दिया है। हेमंत बिस्व शर्मा ने अपने ट्विटर अकाउंट पर बायो बदल दिया है, इंडिया हटाकर वहां भारत लिख दिया है। दलील दी कि इंडिया नाम अंग्रेजों ने दिया। सबका सामूहिक निर्णय है और सबसे एक धारा सी बह निकली है। आई एम प्राउड ऑफ इंडिया, आई सल्यूट इंडिया, दैट्स वाई। नाम इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता था। जब मोदी जी कह रहे थे मेक इन इंडिया, शाइनिंग इंडिया, तो क्या मोदी जी भी ब्रिटिश उपनिवेशवाद से प्रभावित थे? इंडिया नाम के ऊपर विवाद करने वाले देशभक्त लोग नहीं है। इंडिया नाम से विवाद क्यों करते हैं? विपक्ष ने रणनीति के तहत इंडिया नाम आगे बढ़ाया है, लेकिन बीजेपी इसके टक्कर में भारत को प्रमुखता देने लगी है। 2024 के लिए सियासी मुद्दे जो होंगे वो होंगे, लेकिन चुनावी मैदान में सियासी दंगल इंडिया और भारत के दरमियान भी हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और न्यूज पथ पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी, आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट न जाए, इसलिए आपको सीधे लिए चलते हैं धन बाजार। शेयर बाजार में तेजी रही। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ने नया ऑल टाइम हाई बनाया। सेंसेक्स 302 अंक छोड़कर 67,097 पर बंद हुआ, वहीं निफ्टी 84 अंक छोड़कर 19,833 के अपने ऑल टाइम हाई पर बंद हुआ। इससे पहले कारोबार के दौरान सेंसेक्स ने 67,171 और निफ्टी ने 19,851 का स्तर छुआ। दिल्ली सराफा बाजार में सोने चांदी की कीमत में तेजी देखने को मिली। दिल्ली में सोने की कीमत में 650 रुपए की उछाल रही। अब 10 ग्राम सोने की कीमत 60,700 रुपए हो गई। वहीं चांदी भी 600 रुपए चढ़कर 77,600 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। यानी दिल्ली में अब 1 किलो चांदी की कीमत 77,600 रुपए हुई।
देश की प्रमुख पेट्रोलियम कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने संयुक्त अरब अमीरात की एडनॉक गैस कंपनी से एलएनजी का आयात करने के लिए करीब $9 अरब का समझौता किया है। एडनॉक गैस कंपनी के मुताबिक ये करार 14 साल के लिए किया गया है। इसके तहत आईओसी को सालाना 12 लाख टन एलएनजी का निर्यात किया जाएगा। इस समझौते के तहत एडनॉक साल 2026 से आईओसी को गैस की आपूर्ति करेगा। टमाटर की बढ़ती कीमतों ने जहां आम आदमी की जेब पर असर डाला है, वहीं महाराष्ट्र के पुणे के एक किसान के लिए ये फायदे का सौदा बन गया। दरअसल पुणे के जुन्नार तहसील के पचघर गांव के 36 साल के युवा किसान ईश्वर गायकर और उनकी पत्नी ने पिछले 1 महीने में टमाटर की फसल बेचकर 3 करोड़ रुपए की कमाई की है। खास बात यह है कि इसी साल मई में कम दाम की वजह से इन्हें बड़ी तादाद में टमाटर की फसल फेंकनी पड़ी थी। विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा ने भारत की आर्थिक नीतियों की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि भारत वैश्विक सुस्ती के दौर में भी कई ऐसे कदम उठा रहा है जो उसे आगे रखने में मदद कर रहे हैं। अजय बंगा ने दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए कहा कि भारत कोविड महामारी के समय पैदा हुई चुनौतियों से मजबूत बनकर उभरा है, लेकिन उसे ये रफ्तार आगे भी बनाए रखने की जरूरत है। और अब रुख करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। भारत नया रिकॉर्ड बनाने जा रहा है। ये रिकॉर्ड होगा सबसे बड़ी बिल्डिंग का। बड़ी बात यह है कि भारत ये उपलब्धि अमेरिका को पछाड़कर हासिल करने वाला है, जिसके पास पेंटागन इमारत का रिकॉर्ड है। भारत की ये नई बिल्डिंग डायमंड बोर्स होगी, जो गुजरात के सूरत में बन रही है। बस इंतजार है इसके उद्घाटन का और दुनिया के ग्लोब पर नई पहचान का। ये भव्य इमारत सूरत की सुनहरे और चमकते दौर की नई कहानी लिखने जा रही है। हीरों का शहर सूरत अब दुनिया के नक्शे पर चमकने वाला है। इस बिल्डिंग को नाम दिया गया है सूरत डायमंड पोर्ट्स, जिसका उद्घाटन बहुत जल्द प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। कारोबार के लिहाज से दुनिया में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाली इमारत अभी तक अमेरिका की पेंटागन को माना जाता था, लेकिन अब ये तमगा पेंटागन को पीछे छोड़ सूरत डायमंड बोर्स हासिल करने जा रहा है। इस बिल्डिंग की खासियत ये होगी कि इसमें 4000 से ज्यादा दफ्तर चलने वाले हैं। सूरत के खजूद इलाके में बनी ये इमारत नो प्रॉफिट नो लॉस पर बनाई गई है। इस बिल्डिंग को बनाते हुए एमएसएमई सेक्टर की कंपनियों का खास ख्याल रखा गया है। जानकारी के मुताबिक इसी साल 21 नवंबर को ये बिल्डिंग बाकायदा चालू हो जाएगी और इसी दिन से यहाँ 1000 दफ्तर काम करना शुरू कर देंगे। अमेरिका के पेंटागन में बनी बिल्डिंग जहां 66 लाख स्क्वायर फीट में फैली है, तो वहीं सूरत डायमंड बोर्स को 67 लाख स्क्वायर फीट में बनाया गया है। खास बात यह है कि इस बिल्डिंग को खड़ा करने में किसी भी तरह की सरकारी मदद नहीं ली गई। इसे पूरी तरह से कारोबारियों ने अपने खर्चे पर खड़ा किया है। इसके लिए गुजरात सरकार से जमीन भी ज्यादा कीमत देकर खरीदी गई। बड़ी बात यह भी है कि इसमें सिर्फ वो कारोबारी हैं जो जेम्स और ज्वेलरी का बिजनेस करते हैं। इस बिल्डिंग को बनाने में कुल 3200 करोड़ रुपए का खर्च आया है। कुल 9 टावर और 14 मंजिला इस बिल्डिंग में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, जो आधुनिक सिस्टम से लैस होंगी। सूरत डायमंड बोर्स का भी वास्तु शास्त्र के और हिंदू धर्म के शास्त्र के हिसाब से पूरा डिजाइन किया गया है। 9 ग्रहों के माध्यम से पूरा गार्डनिंग है। जिस ग्रह का इफेक्ट आती है, इस इफेक्ट के हिसाब से वहाँ ट्री प्लांटेशन किया गया है। वाटर रिसोर्सेस इस तरफ से क्रिएट किया गया है। ये बिल्डिंग 1 लाख से ज्यादा लोगों के लिए रोजगार के अवसर लाने वाली है। दिनेश नावड़िया की माने तो ये भारत का सबसे बड़ा कस्टम हाउस भी होगा। हालांकि इसके लिए सरकार से मंजूरी का इंतजार रहेगा। अगर ऐसा होता है तो ज्वेलरी एक्सपोर्ट, डायमंड कटिंग, पॉलिशिंग एक्सपोर्ट के अलावा रफ डायमंड एक्सपोर्ट के रास्ते खुल जाएंगे। इस ऑफिस में इंतजाम कुछ ऐसे किए गए हैं कि किसी भी दफ्तर में पहुंचने के लिए आपको 5 मिनट से ज्यादा का समय नहीं लगेगा। अब बस इंतजार है तो पीएम मोदी से मिलने वाली उद्घाटन की तारीख का, जिसके बाद हिंदुस्तान का परचम एक बार फिर कॉर्पोरेट की दुनिया में लहराएगा। सूरत से संजय सिंह राठौर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा पर थोड़ा सा रुकते हैं और आज के मुद्दे पर लोगों की राय जानते हैं। सोशल अड्डा में आज का मुद्दा ओटीटी प्लेटफॉर्म से जुड़ा है। देश के तमाम ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर दिखाई जाने वाली फिल्में और वेब सीरीज पर लगातार विवाद होता आ रहा है। इसकी बड़ी वजह है कि ओटीटी पर परोसा जाने वाला आपत्तिजनक कंटेंट।
जिसमें अश्लीलता और गाली गलौज की ओवरडोज देखने को मिलती है। लेकिन अब केंद्र सरकार ने साफ शब्दों में कहा है कि क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पर देश की सभ्यता और संस्कृति से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को आगाह किया कि वो अपने ऐप या फिर प्लेटफॉर्म पर दिखाई जा रही वेब सीरीज और फिल्मों को लेकर अलर्ट रहें। अनुराग ठाकुर ने कहा कि यदि किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर इस तरह का आपत्तिजनक कंटेंट है तो उसके खिलाफ आईटी एक्ट के तहत एक्शन लिया जाएगा। मंगलवार को केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने ओटीटी के बड़े अधिकारियों के साथ हुई बैठक में ये बातें सख्त लहजे में कही। ओटीटी प्लेटफॉर्म को लेकर केंद्रीय मंत्री के साथ बुलाई गई इस बैठक का उद्देश्य कंटेंट रेगुलेशन पर जोर देने और जरूरी आचार संहिता को लागू करना था। बैठक में केंद्रीय मंत्री ने ओटीटी पर बढ़ती अश्लीलता, हिंसा और भारतीय धर्मों और परंपराओं को गलत तरीके से पेश करने वाले कंटेंट पर चिंता जताई। अनुराग ठाकुर ने ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के अधिकारियों से कहा कि वे 15 दिनों के भीतर इन चिंताओं को दूर करने के लिए समाधान और उपाय लेकर आएं। इस मीटिंग में ओटीटी पर अलग अलग उम्र के दर्शकों के बीच सही कंटेंट दिखाने और माता पिता के लिए पेरेंट्स लॉक जैसी सुविधाएं देने पर भी चर्चा हुई। इस मुद्दे पर हमने कुछ लोगों से बात की और उनकी राय जानी। आप नेटफ्लिक्स पे या फिर किसी अदर ओटीटी प्लेटफॉर्म पे कोई सीरीज देखते हैं? हाँ जी। आपको लगता है कि आजकल जो कंटेंट है वो काफी वायलेंट होता है और उसको कंट्रोल करने की जरूरत है? हाँ, मुझे लगता है कि थोड़ा सा कंट्रोल करने की ज़रूरत है, थोड़ा रेगुलाइजेशन होना चाहिए। बट आई थिंक एडल्ट्स आर इतने मैच्योर हैं वो लोग कि वो खुद से कर सकते हैं ये चीज़, बट पेरेंटल गाइडलाइंस हर चीज़ में लगनी चाहिए। आपने कोई सीरीज देखी है, कोई ऐसी सीरीज जो आपको लगा कि उसमें कंटेंट बहुत ज़्यादा ऐसा है जो अनकंफर्टेबल करता हो, परिवार के साथ नहीं देख सकते हैं? ऐसी बहुत सारी सीरीज हैं लाइक मिर्ज़ापुर, और ज़्यादातर मैक्सिमम जो भी सीरीज़ होती हैं वो ऐसी होती है, न्यूडिटी बहुत हाई होती है और आप बोल सकते हो लैंग्वेज जो होती है बहुत एब्यूजिव होती है। भारत विरोधी गतिविधियों को या फिर ऐसी जो हमारे देश को बुरे तरीके से दर्शाए, ऐसे भी कुछ सीरीज बनाई गई हैं, इन पे क्या कंट्रोल होना चाहिए? आई गेस थोड़ा बहुत होना चाहिए। आई हैव नॉट सीन देम सो आई कैन नॉट गिव माय ओपिनियन, बट डिपेंड करता है कैसे पोर्ट्रे कर रहे हैं वो इंडिया को। अगर दे आर शोइंग इट इन कम्प्लीटली बुरी तरह से दिखा रहे हैं तो आई थिंक इंडिया में तो नहीं शो करना चाहिए, बिकॉज एज इंडियंस वी शुड ऑलवेज कीप अ कंट्री अबव आवरसेल्व्स। आपने क्या कोई ऐसी सीरीज देखी है ऑनलाइन जो आपको लगा है कि उसमें गालियां बहुत ज्यादा, बच्चों के साथ नहीं देखा जा सकता, या इन पे रेगुलराइजेशन होना चाहिए? नहीं, बच्चों के क्या, बड़ों के देखनी नहीं चाहिए सीरीज। गलत साबित ये तो सब उल्टा सीधा कल्चर चल रहा है अभी इंडिया में। अच्छी चीजें तो दिखाते ही कहाँ है। अरे रामायण दिखाओ, महाभारत दिखाओ, अपनी कल्चर से जुड़े हैं। छोटे बच्चे क्या सीखते हैं? कुछ नहीं सीखते, गाली सीखते हैं, मॉडर्नाइजेशन सीखते हैं, जिसे हम आधुनिकरण बोल रहे हैं। मेरे हिसाब से तो कुछ आधुनिकरण हो नहीं रहा है, ये तो समाज ही बिगड़ रहा है, ये सब चीजें बच्चे बिगड़ रहे हैं। बहुत सारी सीरीज ऐसी हैं। चक्कर एक्चुअली अगर हम कंपेयर करें ओटीटी और जो हमारा जो सिनेमा था, सिनेमा जो है वो तो ऑलरेडी सेंसर बोर्ड उसको पास करता है, लेकिन ओटीटी ने अभी तक ऐसा कुछ वो बना नहीं है, कोई एक बॉडी बनी नहीं जो कि उनको पास करे। 90% अगर आप सीरीज देखेंगे तो वल्गर है, गाली गलौज तो मतलब फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डायलॉग शुरू है वो। अब फैमिली को साथ छोड़ो, खुद भी अकेले देखने में बंदा सोचता है कि छोड़ो यार क्या देखें। कुछ सीरीज हैं ऐसी जो ओवर द टॉप जाती हैं, लेकिन कुछ सीरीज ऐसी हैं कि जो बिलो द बेल्ट भी काम करती है। जैसे फर्जी आई थी, अब वो ये पर्सपेक्टिव है सबका अपना देखने का, जैसे फर्जी थी, अब लोगों ने उससे इतना गलत इन्फ्लुएंस लिया, उस पर रील बना दी, पैसे उड़ाने गाड़ी से, एंड कंप्लेंट नंबर हो गए तो उनके खिलाफ। कुछ लोगों ने उसे ऐसा वो लिया, जैसे मेन मूवी का सेंटर बोर्ड उससे पास करता है, ओटीटी में बिल्कुल सेंसर पास होना चाहिए। मेटा ने एआई लैंग्वेज मॉडल लामा 2 लॉन्च किया है। टेक्नोलॉजी से जुड़ी ऐसी ही हर एक जरूरी खबर को जानने समझने के लिए आइए आपको लिए चलते हैं डिजिटल गली। भारत एप्पल के लिए 5वां सबसे बड़ा बाजार बन गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक आईफोन की बिक्री के मामले में भारत, जर्मनी और फ्रांस से आगे निकल गया है। जून तिमाही के आंकड़ों के हिसाब से एप्पल की बिक्री के मामले में भारत से आगे बस 4 देश हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, चीन और जापान। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में एप्पल की बाजार में हिस्सेदारी पिछले 1 साल में 3.4% से बढ़कर 5% हो गई है। जून तिमाही में कुल आईफोन की बिक्री में भारत का योगदान 4% के करीब रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक और इंस्टाग्राम की पेरेंट कंपनी मेटा ने एआई लैंग्वेज मॉडल लामा 2 लॉन्च किया। इसे रिसर्च और कमर्शियल पर्पस के लिए फ्री में यूज किया जा सकता है। ऐसी कंपनी ने नेक्स्ट जनरेशन ओपन सोर्स लैंग्वेज मॉडल बताया है। मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग के मुताबिक लामा 2 को लॉन्च करने के लिए मेटा ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ पार्टनरशिप की है। माना जा रहा है कि लामा 2 से चैट जीपीटी और गूगल के बार्ड को टक्कर मिलेगी।
न्यूज पथ पर आगे पब्लिक होर्डिंग पर पासपोर्ट से जुड़ी खबर है। एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए पासपोर्ट सबसे जरूरी दस्तावेज होता है। किसी देश का पासपोर्ट कितना पावरफुल है, ये इस बात से तय होता है कि उसके नागरिक केवल पासपोर्ट से कितने देशों में बिना वीजा के घूम फिर सकते हैं। पासपोर्ट की रैंकिंग को लेकर हेनले पासपोर्ट इंडेक्स हर साल एक लिस्ट जारी करता है। आपको बता दें कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की साल 2023 की लिस्ट में इस बार सिंगापुर टॉप पर है, यानी कि सिंगापुर का पासपोर्ट दुनिया का सबसे मजबूत पासपोर्ट है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के मुताबिक सिंगापुर के पासपोर्ट के जरिए कुल 192 देशों में वीजा फ्री एंट्री का वीजा ऑन अराइवल की सुविधा मिलती है। किसी देश में वीजा फ्री एंट्री का मतलब ये है कि सिर्फ पासपोर्ट से ही नागरिक उस देश में आ जा सकते हैं, उन्हें वीजा के आवेदन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जबकि वीजा ऑन अराइवल में विदेशी यात्रियों को यात्रा वाले देश में पहुंचने के बाद एयरपोर्ट पर ही आसानी से तुरंत वीजा दे दिया जाता है। दरअसल किसी देश में यात्रा के लिए पासपोर्ट के अलावा वीजा की भी जरूरत पड़ती है, जो कि नागरिक को यात्रा की मंजूरी देने वाला आधिकारिक दस्तावेज होता है। दुनिया के सबसे पावरफुल पासपोर्ट वाले देश सिंगापुर ने जापान को पछाड़कर ये तमगा हासिल किया है। लगातार 5 वर्षों तक पासपोर्ट इंडेक्स में टॉप पर रहा जापान अब तीसरे नंबर पर पहुंच गया है। इसकी वजह यह है कि जापान के पासपोर्ट पर वीजा फ्री ट्रैवल की सुविधा देने वाले देशों की संख्या घटकर 189 हो गई है। वहीं भारतीय पासपोर्ट की बात करें तो पिछले साल के मुकाबले इसकी रैंकिंग में थोड़ा सुधार हुआ है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की ताजा लिस्ट में भारत 5 पायदान की बढ़त के साथ 80वें स्थान पर पहुंच गया है। नई लिस्ट के मुताबिक भारतीय नागरिकों को दुनिया के 57 देशों में वीजा फ्री एंट्री मिल रही है। इन देशों में कतर, थाईलैंड, मालदीव्स, मॉरिशस और श्रीलंका शामिल है। वहीं लिस्ट में अमेरिका का पासपोर्ट पहले से कमजोर हुआ है और खिसक कर 8वें नंबर पर पहुंच गया है। अमेरिकी नागरिकों को कुल 184 देशों में वीजा फ्री एंट्री मिल रही है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के मुताबिक अफगानिस्तान का पासपोर्ट दुनिया का सबसे कमजोर पासपोर्ट है। वहीं पाकिस्तान दुनिया का चौथा सबसे कमजोर पासपोर्ट है। पाकिस्तानी पासपोर्ट पर केवल 33 देशों में वीजा फ्री एंट्री मिलती है। इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज।